बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम गांव के सरदार का अय्याश बेटा था। वो हर लड़की पर गलत नजर रखता था। अब उसकी नजर मुझ पर थी, जबकि मैं शरई पर्दा करती थी। एक दिन मैं मदरसे से आ रही थी, मेरे हाथ में कुरान था। जब वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाल डेरे पर ले गया। जो ही वो करीब आने लगा, मैंने कुरान का वास्ता देते कुरान आगे कर दिया, पर हंसते हुए जो ही उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उसी वक्त मेरी बात सुन नीली, रुक जा। परवीन ने मेरे कान में सरगोशी की और मेरा बाजू जोर से दबाकर मुझे बीच सड़क पर रोक लिया। एक तो इतनी तेज धूप ने गर्मी और तपिश से वैसे ही हालत खराब कर दी, दूसरा मुझे आज घर पहुंचने की जल्दी थी। क्या मुसीबत आ गई है पन्नू? मैंने झिंझलाकर उसकी जानिब देखा तो उसकी आंखों में खौफ और बेबसी देखकर मैं चौंक गई। उसने आंखों ही आंखों में मुझे सामने देखने का इशारा किया। कुछ फासले की दूरी पर चंद लड़के बैठे अपनी अय्याशियों में मसरूफ थे। उनकी निगाह हर आते जाते बंदे पर थी। उनके सामने से गुजरना जुए शेर लाने के बराबर था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो हमें भी इतनी आसानी से सामने से गुजरने न देंगे, मगर दूसरा रास्ता बहुत लंबा था। मेरी वापस पलटने की हिम्मत ही न थी। गर्मी से वैसे ही बुरा हाल था। आज मदरसे में एक टेस्ट भी था, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं वक्त से पहले मदरसे पहुंचकर टेस्ट की दोहराई करना चाहती थी। हमें दूसरे रास्ते से गुजरना चाहिए। पन्नू ने मेरे कान में दोबारा सरगोशी की। अरे कुछ नहीं होता, तू चल मेरे साथ, इतना थोड़ा सा तो फासला है। मैंने अपना बाजू छुड़वाकर उसका हाथ पकड़ा और उसको घसीटती हुई लेकर आगे बढ़ी। हम तेज तेज कदम उठाती जो ही उन लड़कों के सामने से गुजरे, उन्होंने हम पर भी आवाजें कसनी शुरू कर दी। अरे अपना नाम तो बताती जाओ। एक आवाज सा लड़का बिल्कुल हमारे सामने आ गया तो हमें रुकना पड़ा। सामने से हटो, मैंने मजबूत लहजे में कहा तो वो खीखी करके हंसने लगा। मैं बताता हूं इनका नाम। दूसरा लड़का भी लपक कर उसकी मदद को आन पहुंचा। एक का नाम नीलो और दूसरी का नाम पीनो। वो तमस्खुराना लहजे में हमारे चेहरों पर नजर जमाए बोला तो लड़कों का पूरा टोला कहकहा लगाकर हंस दिया। परवीन की तो वैसे ही जान खुश हो गई, जबकि गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मैं परवीन का हाथ पकड़कर सामने खड़े दोनों लड़कों के एक तरफ से होकर गुजरने लगी तो वो फिर से हमारे सामने आ खड़े हुए। मैंने कहा, हमारा रास्ता छोड़ दो। अब के मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए दांत भींच कर कहा, अच्छा अगर ना छोड़ें तो? वो इस सारी सूरत हाल से लुत्फ उठाते बोले। तभी लंबे बालों वाला सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस एक लड़का आगे बढ़ा। जाने दो यार, क्यों तंग कर रहा है? उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर गौर से मेरा चेहरा देखा और लड़कों को एक तरफ कर दिया। आप जाएं। उसने हम दोनों को जाने का इशारा किया तो मैं परवीन का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ गई। मेरा नाम नीलम है। गांव में हमारी कुछ जमीनें थीं जिन पर मेरा अब्बा खेती बाड़ी किया करता। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरी अम्मा गांव की एक सीधी सादी औरत थी जो अब्बा के साथ खेती बाड़ी में मदद करवाया करती। अम्मा घर के काम निपटाकर अब्बा के साथ ही जमीनों पर निकल जाती और सारा दिन वहीं पर मौजूद रहती, तो मैं भी अम्मा के साथ जमीनों पर चली जाती। मगर बड़ी होने के बाद मुझे शऊर आ गया। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया कि मैं अब खेती बाड़ी ना करूंगी, बल्कि स्कूल में दाखिला लूंगी। अम्मा मेरी शक्ल देखकर हैरान थी। तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? जब करना तूने ये काम ही है। मैं ये काम नहीं कर सकती। मुझे इस गर्मी की तपती धूप में सारा दिन झुलसना बिल्कुल पसंद न था। मैं तो साफ सुथरी वर्दी पहनकर स्कूल जाना चाहती थी। गांव की कुछ लड़कियां स्कूल जाया करती, लिहाजा मैंने भी अम्मा से जिद बांध ली कि मैंने स्कूल जाना है। चारों नाचार अम्मा को मेरा स्कूल में दाखिला करवाना पड़ा। मैं 7 साल की थी जब मुझे अम्मा ने स्कूल में दाखिल करवाया। मैं खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल चली जाती और स्कूल के बाद अम्मा अब्बा के पास ही दौड़ कर आ जाती और बाकी का वक्त जमीनों पर अम्मा अब्बा के साथ काम करते गुजार देती। मैंने अभी मिडिल का इम्तहान ही पास किया था कि हमारी जिंदगी का रुख बदल कर रह गया। अब्बा की जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो गांव के सरदार के जमीनों के साथ थी। वो अपनी जमीनों पर बागात तैयार करवाने लगा तो उसने इर्द गिर्द की सारी जमीनें भी खरीद ली। उसने अब्बा को पेशकश की कि अब्बा अपनी जमीनें भी उसको बेच दे ताकि उसके वसी बागात तैयार हो सके। मगर अब्बा की रोजी रोटी का वाहिद सहारा ये जमीनें ही थी। अब्बा यहाँ पर मौसमी सब्जियां वगैरह उगाकर शहर ले जाकर फरोख्त करता और हमारी गुजर बसर होती। अब्बा को खेती बाड़ी से बेहद प्यार था। उसने जमीन को अपने बच्चों की तरह सींचा था, लिहाजा वो नहीं चाहता था कि वो ये जमीन सरदार को बेचे। सरदार को इनकार करना भी मुनासिब ना लगता। अब्बा बड़ी मुश्किल में फंस गया था। कुछ अरसा तो वो उसे टालता रहा। साफ इनकार करने की जुर्रत न थी और जमीन बेचने का हौसला न था। बिलाखिर अब्बा ने हौसला करके सरदार को मना कर दिया। अब्बा का कहना था कि मेरा दिल जमीन को बेचने को नहीं मानता। मैं सारी जिंदगी इसी पर मेहनत करना चाहता हूँ।
सरदार ये सुनते ही गुस्से में आग बगोला हो गया। वो भला एक कम हैसियत मजारे का इनकार क्यों कर बर्दाश्त करता। अम्मा का भी कहना था कि तुम्हें सरदार से पंगा नहीं लेना चाहिए और जमीन उसको बेच देनी चाहिए। सरदार की तरफ से मिलने वाले पैसों से तुम अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हो। मगर अब्बा को ना तो कारोबार का तजुर्बा था और ना सरदार अब्बा की जमीन की अच्छी कीमत देने पर तैयार था। वो तो बहुत कम दाम में अब्बा से जमीन लेना चाहता था, मगर अब्बा को क्या मालूम था कि अगर अब्बा उसकी लगाई हुई रकम वसूल ना करेगा तो अब्बा को अपनी जमीनों से ही हाथ धोना पड़ेगा। सरदार अब्बा का दुश्मन बन गया। उसने ठान लिया कि वो ये जमीनें हासिल करके रहेगा। उसने ऐसी चाल चली कि अब्बा ना सिर्फ उसे अपनी जमीनें देने को तैयार हो गया, बल्कि अब्बा को वो गांव ही छोड़ना पड़ा। उसने अब्बा को अपनी हवेली में मेहमान के तौर पर बुलाया और अब्बा को बहुत इज्जत दी और चाय भी पिलाई। अब्बा हैरान था कि सरदार का रवैया इतना बदल कैसे गया। वो तो किसी मजारे को अपनी हवेली में दाखिल ना होने देता था, जबकि उसने अब्बा को अपने पास बिठाकर चाय पिलाई। अब्बा को यही लगा था कि वो अब्बा की जमीनें हासिल करने के लिए अब्बा को राजी करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसने अब्बा के साथ जो खेल खेला वो तो अब्बा ने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचा था। अब्बा वहां से चला आया। उसी दिन शाम को पुलिस हमारे दरवाजे पर मौजूद थी। हवेली से तुम जो माल चोरी करके लाए हो वो अभी के अभी निकाल दो, वरना हमने तलाशी ली और वो माल बरामद हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। अब्बा समेत मैं और अम्मा भी पुलिस की बात सुनकर हैरान थे। अब्बा भला क्यों चोरी करता, वो भी हवेली से। अब्बा तो वहां अपनी मर्जी से गया भी ना था, बल्कि सरदार ने खुद ही बुलाया था। अब्बा के पास चोरी का माल होता तो वो निकालता ना। लिहाजा अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू की। कुछ ही देर में पुलिस ने जेवरात का एक डब्बा बरामद कर लिया जो कि बिस्तर के नीचे छुपाया गया था। अब्बा हैरान था कि जेवरात का डब्बा यहां कहां से आया। दरअसल पुलिस वाले डब्बा खुद ही अपने साथ लाए थे और उन्होंने बिस्तर के नीचे से निकालने का झूठ बोलकर अब्बा पर इल्जाम लगा दिया। इर्द गिर्द के सभी लोग हमारे घर के बाहर इकट्ठे हो चुके थे। उन सबको यही लगा कि अब्बा ने जेवर चोरी करके अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रखा था। गांव के सभी लोग हम पर तौबा तौबा करने लगे कि इस कदर बेईमानी और चोरी करने की क्या जरूरत थी। पुलिस माल समेत अब्बा को गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी, जबकि मैं और अम्मा हैरान परेशान थे। अब्बा की जमानत करवाने की बेहद कोशिश की, मगर पुलिस ना तो हमें अब्बा से मिलने देती और ना ही हमें अब्बा के बारे में कोई पता देती। तुम बस उसकी कफन दफन की तैयारी करो। पुलिस वाले की बात सुनकर अम्मा सकते में रह गई। ये क्या कह रहे हो आप? अम्मा लरसती हुई आवाज में बोली तो सिपाही ने अपने कंधे उचका दिए। जेल से जिंदा ना निकलेगा वो, सरदार उसे जिंदा निकलने ही ना देगा। बेहतर है कि तुम सरदार के पास जाकर मुकमुका कर लो, सिपाही आंख दबाकर बोला था। मैं अम्मा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अम्मा को घसीटते हुए घर ले आई। अम्मा के पास उसके सिवा कोई और चारा ना था कि वो खुद सरदार की हवेली में जाकर उससे बात करें और अब्बा की तरफ से माफी मांगे। पुलिस ने भी यही मशवरा दिया था कि आप गांव के सरदार से सुलह कर लें तो आपके शौहर को फौरन रिहाई मिल जाएगी। मैं इतना तो समझ ही सकती थी कि सारा खेल सरदार का खेला हुआ था और अम्मा को उसी के दर पर जाने के लिए मजबूर किया गया था, मगर हमारे पास कोई और रास्ता ना था। अम्मा ने सरदार से माफी मांगी और अब्बा की जमानत के लिए दरखास्त की तो उसका एक ही मुतालबा था कि वो जमीन मेरे नाम कर दो तो तुम्हारा शौहर सही सलामत वापस आ जाएगा, वगरना तुम्हें उसकी हड्डियां भी ना मिलेंगी। इस सारे मामले में पुलिस शामिल थी, तो ऐसी सूरत में भला अम्मा और मैं क्या कर सकते थे? हम किसके पास इंसाफ के लिए जाते, जबकि इंसाफ देने वाले लोग खुद ही सरदार के पांव चाटते नजर आते थे। अम्मा को यही सही लगा कि जमीनें सरदार के मुंह पर मार दी जाएं, इससे कम से कम अब्बा की जान तो बच जाएगी। लिहाजा अम्मा ने वादा कर लिया कि एक बार आप मेरे शौहर को रिहा करवा दें तो हम सारी की सारी जमीन आपको देकर इस गांव से ही चले जाएंगे। अब्बा की रिहाई हो गई। अब्बा घर आए तो अम्मा ने सारी कहानी अब्बा को कह सुनाई। वो अपना सर पकड़ कर रह गए। सरदार इतनी आसानी से हमें ना छोड़ेगा और ना ही वो जमीनों के मुतालबे से पीछे हटेगा। अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो कोई और चाल चलेगा। वो हमारी बच्ची को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अम्मा अब्बा दोनों ही परेशान थे। फिर आखिर अब्बा ने हार मान ली और अपनी जमीनें सरदार को बेचने को तैयार हो गए। इस बार सरदार ने पहले से भी ज्यादा कम कीमत लगाई थी, मगर अब्बा में सरदार के सामने बोलने का हौसला न था। लिहाजा अब्बा ने वही कीमत वसूल की और अपना घर और माल उसबाब बेचकर वो गांव ही छोड़ दिया। हम दूसरे गांव में आ बसे थे। ये गांव पहले गांव के करीब में ही वाक़ था। यहां अब्बा के कुछ रिश्तेदार पहले से ही आबाद थे, जिनकी मदद से अब्बा ने इसी गांव में अपनी एक छोटी सी जमीन और जमीन के करीब ही एक छोटा सा घर खरीद लिया और हम लोग वहां रहने लगे।
अब्बा ने अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करने का शौक पूरा करना शुरू कर दिया। मेरे लिए मुमकिन न था कि मैं अब स्कूल में दाखिला ले सकूं, क्योंकि इस गांव में कोई मैट्रिक तक स्कूल ही न था। ये गांव हमारे गांव से भी छोटा और पसमानदा था, लिहाजा मैंने मदरसे में दाखिला ले लिया। मुझे पढ़ने का शौक था और अम्मा भी यही चाहती थी कि मैं दीनी तालीम हासिल करूं। मैं गांव में मौजूद वाहिद मदरसे में जाने लगी जहां कुरान पाक की तालीम दी जाती। वहां पर मेरी तरह और भी लड़कियां आया करती। मेरी जल्द ही बाकी लड़कियों से दोस्ती हो गई। परवीन हमारे मोहल्ले की ही थी। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती परवीन से ही थी। वो बहुत डरपोक और दबू किस्म की लड़की थी। उसने तो स्कूल की शक्ल भी न देखी थी। उससे मदरसे जाते हुए अभी कुछ माह ही हुए थे। उसके अम्मा अब्बा दकियानूसी किस्म के लोग थे जो लड़कियों की पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे। वैसे तो मेरे अम्मा अब्बा को भी लड़कियों को पढ़ाने का कोई खास शौक न था, मगर मेरे शौक को देखते हुए अम्मा अब्बा ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया था। मैं चूंकि मिडिल पास थी, लिहाजा मैं अपने मदरसे में मौजूद तमाम लड़कियों से ज्यादा समझदार थी। तमाम लड़कियां छोटी छोटी ऐसी बातों पर यकीन रखती जिनका कोई वजूद न था, जबकि मैं समझ और अकल से बात सुनकर फिर फैसला लेती। इस गांव का माहौल भी पहले गांव के माहौल से अक्सर मुख्तलिफ था। गली में आवारा और लफंगे लड़के लड़कियों का रास्ता रोककर लड़कियों को तंग करते। गांव की लड़कियां घरों से बाहर ना निकलती थीं, बस मदरसे जाती और मदरसे से वापस आकर अपने घरों में दुबक जाया करती। हमारे पिछले गांव में तो मैं अम्मा अब्बा के साथ खेती बाड़ी भी करवाया करती, मगर यहां बाहर निकलना अजीब सा लगता, क्योंकि यहां का माहौल वहां के माहौल से कुछ मुख्तलिफ था। वहां के गांव के सरदार ने अब्बा के साथ बहुत गलत किया था, मगर वहां पर माहौल ऐसा ना था। वहां के सभी लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती रखते और एक दूसरे का ख्याल भी रखा करते थे। अब्बा पे चोरी का इल्जाम लगने से सबकी नजर अब्बा से बदल चुकी थी, क्योंकि सभी अब्बा को मुजरिम समझ रहे थे। वहां पर सभी लोग भाइयों की तरह रहते और ना ही वहां पर लड़के लड़कियों को तंग किया करते थे। मगर यहां पर अजीब ही निजाम था। गांव के आवारा लड़के जो सरदार के बेटे के दोस्त थे, वो पूरे गांव को अपनी ही मलकियत समझते और गांव में दंदनाते फिरते। अगर कभी लड़कियों से उनका सामना हो जाता तो वो अपनी नजरों से लड़कियों के जिस्म का ऐसा मुआयना करते जैसे नजरों ही नजरों में उनको चीर फाड़ डालेंगे। मेरे लिए यहाँ का माहौल बिल्कुल भी काबिल कबूल ना था। मैं मदरसे जाती तो आबाश लड़के हमें भी तंग करने से बाज ना आते। मैं उनका डटकर मुकाबला करना चाहती थी, मगर परवीन हमेशा ही मेरा हाथ दबाकर मुझे रोक देती। तुम इन लोगों से पंगा ना लो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। परवीन का डर मेरी राह में रुकावट बना हुआ था। वैसे भी अब्बा ने पिछले गांव में सरदार के सामने खड़े होने की जो जुर्रत की थी, उसका अंजाम मैं देख चुकी थी। अब मेरी अपनी भी इतनी हिम्मत न थी कि मैं इन जालिमों के सामने सर उठाऊं। मैं जानती थी ये जालिम उठे हुए सर आसानी से काटने की ताकत रखते हैं। गांव के सरदार का बेटा आदम अपने आवारा दोस्तों के साथ पूरे गांव में दंदनाता फिरता। उसके बाल उसके शानों तक बढ़े हुए थे। वो सफेद कुर्ता शलवार में अकड़ा हुआ पूरे गांव में अपनी धौंस जमाता। मदरसे जाते हुए एक दिन उसके दो लफंगे दोस्तों ने हमें रास्ते में रोक लिया तो मेरा गुस्से से बुरा हाल था, मगर मैं अपने गुस्से पर काबू किए हुए थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इन लोगों से कोई झगड़ा मोल लेकर अपनी जिंदगी को खतरे में डालूं। मैं जानती थी कि ये मेरा क्या अंजाम कर सकते थे। लड़कों ने हमें बीच रास्ते में रोका तो आदम ने आगे बढ़कर हमें बचाया। मैं जल्दी से परवीन को लेकर वहां से बढ़ गई थी, मगर उस दिन के बाद से आदम मेरे पीछे पड़ गया था। वह आते जाते मुझ पर नजर जमाए रखता और मुझसे बात करने की कोशिश करता। मेरी राय उसके बारे में बिल्कुल भी अच्छी न थी। मुझे लड़कों से बचाने का मतलब ये न था कि वो मेरी नजरों में इज्जतदार बन गया। मैं जानती थी कि वो किस कमाश का शख्स था। नशा और शराबनोशी उसके लिए आम सी बात थी। वो अक्सर मेरे करीब से गुजरता तो मुझे उसमें से बदबू के भभूके उठते हुए महसूस होते। मैंने उसको कभी भी घास न डाली और हमेशा कन्नी कतरा कर उसके बराबर से गुजर जाती। मैं समझ सकती थी कि वो मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैं उससे बात करने के हक में ना थी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की ना थी कि उसकी चंद मीठी नजरों से उसकी असीर बन जाती। मैं परवीन के साथ ही मदरसे जाया करती। मैंने अकेले घर से निकलना बिल्कुल खत्म कर दिया था। परवीन के साथ एक दो लड़कियां और होती जो कभी हमारे साथ होती हैं और कभी वो हमसे पहले ही चली जाती, मगर मैं और परवीन कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ते। मैं कब से दरवाजे के बाहर खड़ी परवीन का इंतजार कर रही थी। वो अभी तक ना आई थी, हालांकि 5 मिनट ऊपर हो चुके थे। हमारे मदरसे जाने का वक्त निकला जा रहा था। चूंकि परवीन का घर गली के आखिर में था, लिहाजा वो मेरे घर पर आ जाती और हम दोनों इकट्ठे आगे मदरसे की तरफ निकल जाते। शायद परवीन ने आज छुट्टी करनी हो।
मैं खुद ही परवीन के घर की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था, लिहाजा मैं अंदर दाखिल हो गई। सहन में ही वो चारपाई पर पड़ी थी। तुमने मदरसे नहीं जाना? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैंने उसे देखते ही कहा तो वो नकाहत ज़दा आवाज में बोली, नहीं, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं आज नहीं जा पाऊंगी, तुम भी छुट्टी कर लो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं किस खुशी में छुट्टी कर लूं? मुझे कौन सा कोई बुखार हो रहा है? मैंने उसको कहा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मेरा मतलब था कि तुम अकेली जाओगी, इसलिए कह रही थी। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, कौन सा मुझे शेर खा जाएगा। मैंने उसको कहा और उसके घर से निकल आई। मैं अकेली मदरसे की जाने बढ़ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं छुट्टी करके अपनी पढ़ाई का हर्ज करूं। सुनो नीलम, मेरी बात सुनो। मैं अभी कुछ आगे ही बढ़ी थी कि मुझे अपने पीछे किसी की अजनबी आवाज सुनाई दी जो मुझे पुकार रहा था। मैं हैरान होती हुई रुकी और पलटकर देखने लगी। सामने सरदार का बेटा आदम मौजूद था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, वो मेरे करीब आकर बोला। तो मैं चौंक गई। ऐसी क्या बात करनी है जो तुमने मुझे यूं बीच रास्ते में रोक लिया? मैंने आवाज को तेज बनाकर कहा, शायद तुम जानती ही हो कि मुझे तुमसे क्या बात करनी है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे दोस्ती का ख्वाह हूं। मैं तुम्हें ऐश करवा दूंगा और जिंदगी का सही मायनों में लुत्फ उठाना सिखा दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला तो मैं हैरान रह गई। ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। मैंने उसको साफ इनकार किया तो वो चौंक गया। मगर क्यों? गांव की सभी लड़कियां मेरे से दोस्ती करने की ख्वाहिश रखती हैं। वह हैरान होता बोला था। मैं गांव की बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूं। मैंने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा, मुझे तुमसे दोस्ती करने की ख्वाहिश है, न कोई जरूरत। तुम अपने काम से काम रखो और आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। मैंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करके रख दी थी। हालांकि मैं इससे भी ज्यादा सुनाना चाहती थी, मगर मैं खुद पर काबू रखती हुई आगे बढ़ गई। उसने सोचा भी कैसे कि मैं उससे दोस्ती की ख्वाह होंगी। उसने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा था, जबकि मैं पाकीज़ा किरदार की हामिल लड़की थी। अगर वो सरदार का बेटा था तो अपने घर का था। इसका मतलब ये नहीं था कि तमाम लड़कियां उसकी दस्तरस में थीं। मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ी, जबकि वो पीछे खड़े का खड़ा रह गया। सरदार का बेटा आदम अपनी औकात पर उतर आया था। उसने मुझे रास्ते में तंग करना शुरू कर दिया। वो अपने दोस्त और बाश लड़कों को भी मेरे पीछे लगा देता, जो मुझे तंग करने का मौका ढूंढते। मैं उसके रवैये पर हैरान थी कि अगर वो मुझे पसंद करता था तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इतनी बेइज्जती के बाद तो उसे पीछे हट जाना चाहिए था। मगर वो अपनी असलियत पर उतरा हुआ था। मैं अब कभी भी अकेले ना निकलती और हमेशा परवीन को अपने साथ रखती। परवीन का तो वैसे ही खौफ से बुरा हाल था। मैंने उसको सारी बात कह सुनाई थी। वो हैरान होती मुझे ही डांटने लगी थी। तुम उसको कोई जवाब न देती और चुपचाप आगे बढ़ जाती, या तुम उसको कह देती कि हाँ ठीक है, इस तरह वो तुम्हारा दुश्मन न बनता। परवीन की फरमुदात सुनकर मैंने अपना माथा पीट डाला था कि अगर मैं उसको कोई जवाब ना देती तो उसकी हौसला अफजाई होती, और हाँ की सूरत में तो वह ऐसे ही तंग करता रहता और न जाने उसके क्या क्या मुतालबे होते। मैंने परवीन को समझाने की कोशिश की। हाँ तो अभी भी तंग कर रहा है ना? वो बोली तो मैं चुप हो गई। अब मैं परवीन को कैसे समझाती कि उसको जवाब देना जरूरी था। वो यूं मुझे कब तक तंग करेंगे? जब मैं कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करूंगी तो खुद ही पीछे हट जाएंगे। अब्बा की तबीयत पिछले 2 दिनों से काफी खराब थी। मौसमी बुखार ने ऐसा जकड़ा कि अब्बा बेहाल हो गया। अम्मा अब्बा की तीमारदारी में मसरूफ थी। नीली, जरा जाकर अपने अब्बा की दवा तो लिया। डॉक्टर साहब ने 2 दिन की दवाई दी थी जो अब खत्म हो गई है। तू मेडिकल स्टोर से जाकर 2 दिन की दवा और ले आ। बुखार में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अम्मा ने मुझे पैसे और दवा की पर्ची थमाई तो मैं घर से निकल पड़ी। मैं काफी दिनों के बाद आज घर से निकली थी। मैंने अकेले बाहर जाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर अब्बा की बीमारी के सबब मुझे निकलना पड़ा। मेडिकल स्टोर हमारे घर से कुछ दूरी पर वाक़ था। मैं जो ही मेडिकल स्टोर के करीब पहुंची, एक दरख्त की छांव में परवीन को एक औबाश लड़के के साथ खड़े देखकर हैरान रह गई। परवीन दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी थी, जबकि उसके सामने वो लड़का खड़ा बातें कर रहा था। मैं दूर से भी अच्छी तरह पहचान सकती थी कि वो परवीन ही थी। मेरी आंखों में हैरत उमड़ आई। मुझे यकीन न होता कि परवीन इतनी छुपी रुस्तम निकलेगी। मेरे सामने तो वो लड़कों से ऐसे खौफ खाती थी जैसे वो उसको खा जाएंगे, और अब यहां पर इश्क की पतंगे लड़ा रही थी। गालिबन उसने मुझे नहीं देखा था। मैं सर झटकती हुई आगे बढ़ गई। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो परवीन की मां को जारो कतार रोता पाया। तुमने परवीन को कहीं देखा? वो न जाने सुबह सवेरे कहाँ चली गई। तू उसकी सहेली है ना? तुझे जरूर कुछ न कुछ बताकर गई होगी। उनकी आंखें आस और उम्मीद से भरी थी। नहीं,
मुझे नहीं मालूम, और अभी तो मदरसे का वक्त भी नहीं हुआ। मैंने हैरानी से जवाब दिया था। वो रोती पीटती वापस लौट गई। परवीन घर से गायब थी। उसका कोई अता पता न था। वो ऐसी लड़की तो ना थी कि किसी के साथ घर से भाग जाए, मगर पूरे गांव में यही बात फैली हुई थी कि वो रात को घर से भाग गई थी। मैंने आखिरी बार उसे एक लड़के के साथ देखा था, मगर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, वरना सबका शक यकीन में बदल जाता कि वाकई वो किसी के साथ भाग गई थी। मैं अब मदरसे के लिए अकेले ही निकल जाती। मुझे परवीन की बड़ी याद सताती। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती थी, जबकि उसने किसी को भी इस बारे में कुछ न बताया था। मैंने एक दिन उसी लड़के को आदम के साथ देखा जो परवीन के साथ दिखाई दिया था। मैं फौरन उसके पास पहुंची और उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने उससे परवीन की बाबत सवाल किया। परवीन कहाँ है, मुझे बताओ। मेरी बात सुनकर वो गड़बड़ा गया। कौन परवीन? मैं उसकी आवाज में कपकपाहट साफ महसूस कर सकती थी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस परवीन की बात कर रही हूं। मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा था। अब मुझे सच सच बता दो, तुमने उसके साथ क्या किया है, वरना मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि उसके गायब होने के जिम्मेदार तुम ही हो। मैंने उसे धमकी लगाई, मगर वो अगले पल ही संभल गया। उसके चेहरे पर मौजूद डर और घबराहट गायब हो चुकी थी। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती भी हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। वो मुस्कुराते हुए बोला तो मैं चौंक गई। इसका मतलब है तुमने वाकई परवीन के साथ कुछ किया है? मेरा शक यकीन में बदलने लगा। सुनो लड़की, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूं। वो ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लेता बोला तो मैं 2 कदम पीछे हट गई। तुमने क्या अंधेर नगरी समझी हुई है कि तुम कुछ भी करते फिरो, कोई तुम्हें पूछने रोकने टोकने वाला नहीं। मैं पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हारा वो अंजाम करवाऊंगी कि तुम याद रखोगे। मुझ में न जाने इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। शायद परवीन की गुमशुदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो इतनी मासूम और सादा सी लड़की थी। पूरे गांव वालों के कहने के बावजूद मुझे इस बात पर जरा बराबर यकीन न था कि वो अपनी मर्जी से घर से गई थी, मगर मुझे यकीन था कि उसके साथ जरूर कोई हादसा पेश आया था और उस हादसे का जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये लड़का जरूर था। आदम बराबर खड़ा खामोशी से हम दोनों का मुकालमा सुन रहा था। उसने अभी तक एक बात भी न की थी। मैंने जब पुलिस की धमकी दी तो वो बीच में बोल पड़ा। तुम क्या समझती हो पुलिस तुम्हारी धमकी पर अमल करेगी? वैसे तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उस लड़की की गुमशुदगी के पीछे इस लड़के का हाथ है? आदम की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे पास कोई सबूत तो ना था, सिवाय इसके कि मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था, और मैं जानती थी कि यह सबूत काफी नहीं था। कोई भी मेरी बात पर यकीन न करता, मगर मैं अपनी सहेली के लिए कोशिश करना चाहती थी। मैं ऐसे ही उसकी गुमशुदगी पर खामोश होकर नहीं बैठ सकती थी जैसे उसके माँ बाप बैठ गए थे। उन्होंने यही सोचा था कि उनकी लड़की घर से भागी है, और अगर वो मजीद तलाश करेंगे तो गांव में मजीद बदनामी का सबब बनेंगे, क्योंकि घर से भाग जाने वाली लड़कियों की कोई इज्जत और तौकीर नहीं होती, बल्कि अगर उनको कहीं देखा भी जाए तो फौरन गोलियों से उड़ा दिया जाता है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। मैं सबूत भी इकट्ठे कर लूंगी और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दूंगी। मैंने उंगली उठाकर उस लड़के को धमकी दी और गुस्से में आगे बढ़ गई। परवीन की गुमशुदगी का मुअम्मा तो हल ना हुआ था। मैंने अपनी तरफ से सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कोई भी सबूत उस लड़के के खिलाफ ना मिल सका। मेरा दिल चीख चीख कर गवाही देता कि इस सब में वो लड़का जरूर मुलविस है, बल्कि ना सिर्फ वो लड़का बल्कि उसके औबाश दोस्त भी मुलविस थे, मगर मुझे ऐसा कोई सुराग न मिला। आदम की हरकतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो मुझे मदरसे से अकेला आते जाते देखता तो तंग करने से बाज ना आता। वो एक औबाश किस्म का लड़का था जिसे किसी किस्म का कोई डर और खौफ न था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि पुलिस गांव के सरदारों के साथ किस हद तक मिली होती है। अब्बा के साथ जो कुछ हुआ और हमें मुंह छुपाकर उस गांव से निकलना पड़ा, हालांकि इसमें अब्बा का कोई कसूर न था, मगर हमें आज तक इंसाफ न मिला था और न ही हमें इंसाफ की कोई उम्मीद थी। परवीन का ताल्लुक गरीब घराने से था और गरीबों को इंसाफ कहाँ मिला करता है। मैं आदम को नजरअंदाज कर देती। मैंने अब्बा को अभी तक न बताया था कि वो मुझे रास्ते में तंग करता है, क्योंकि अब्बा खामखा परेशान हो जाते और अम्मा तो शायद मेरा घर से निकलना बंद ही कर देती। मैं मदरसे की तालीम जारी रखना चाहती थी। अब्बा को जब से बुखार आया था उनके जिस्म में बहुत कमजोरी हो गई थी। वो ज्यादातर घर में आराम किया करते और खेती बाड़ी का काम भी अम्मा ही संभाल रही थी। ऐसे में अम्मा अब्बा दोनों को ही परेशान नहीं करना चाहती थी।
मैं आदम जैसे इंसान से खुद ही निपटना अच्छी तरह जानती थी। मेरी कोशिश थी कि वो अपनी हद में रहे और अपनी हद से आगे ना बढ़े। मदरसे जाने से मेरे अंदर इतना शऊर आ गया था कि मैंने शरई पर्दा करना शुरू कर दिया था। मैं पर्दे में एक दिन घर से निकली तो आदम मेरे रास्ते में आ रुका। आज हद से ज्यादा सन्नाटा था, इर्द गिर्द कोई नहीं था। आदम ने इसी मौके का फायदा उठाया था। वो मुझे तंग करने लगा, जबकि मैं अपनी राह चलती रही। मैंने उसे हमेशा की तरह नजरअंदाज किया, मगर आज वो न जाने किस मूड में था। बस हो गए अब तुम्हारे नखरे, अब मैं मजीद बर्दाश्त न करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे गाड़ी की जानिब घसीटा। मुझे उससे ऐसी उम्मीद न थी। मैंने इर्द गिर्द देखकर शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, मगर उसने दूसरे हाथ से मेरा मुंह भींच दिया। मेरे हाथ में कुरान मजीद मौजूद था। मैंने अपने आप को छुड़ाते हुए कुरान को सीने से लगा लिया। उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला और उसके दोस्त ने फौरन ही गाड़ी चला दी, जबकि मैं चीखो पुकार मचाती रही। आदम मेरे बराबर ही बैठा था। उसने अपनी जेब से न जाने क्या निकालकर मेरी नाक पर लगाया कि मैं फौरन ही बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक कमरे में पाया। मैं फौरन ही उठकर दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था, लगता था कि वहां पर कोई भी मौजूद न था। तभी कुछ देर में दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं पीछे होकर दीवार से जा लगी। आदम कमरे में दाखिल हुआ था। वो मेरी जाने पड़ा। तो तुम्हें होश आ गया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो। अगर मुझसे दोस्ती कर लेती तो मुझे मजबूर होकर यह सब न करना पड़ता। वो धीरे धीरे बोलता मेरी जाने पड़ा था। मुझे तो समझ ही ना आई कि मैं क्या करूं। मैंने मेज पर रखा कुरान उठाया जो मैं अपने साथ ही लाई थी। मैंने कुरान उसके आगे कर दिया। तुम्हें इस किताब का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहो, मुझे जाने दो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकते। तुम्हें अपने रब का वास्ता है और इस किताब का वास्ता, मुझे छोड़ दो। मैंने मेज पर रखा कुरान उठाकर उसके सामने किया। मेरी बात सुनकर वो कहकहा लगाकर हंस दिया। अच्छा, तुम में तो बड़ी अकड़ थी, अब कैसे सारी तुम्हारी अकड़ हवा बनकर निकल गई। उसकी बात सुनकर मैं रोने के सिवा क्या कर सकती थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए तो नहीं लाया ताकि तुम वापस जाते ही सबको चीख चीख कर बता दो कि मैं तुम्हें अगवा करके यहां तक ले आया था। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कैसे नहीं बताओगी? तुम तो परवीन के बारे में भी बताने चली थी, तो अपने बारे में कैसे खामोशी इख्तियार करोगी? बहुत जुर्रत और हौसला है ना तुम में। आज मैं तुम्हारे सारे हौसले खत्म करने आया हूं। वो मेरी जानिब बढ़ा तो मैंने खौफ से आंखें भींच ली। मैंने उस लम्हे में अपने रब को पुकारा था। खुदा ही मेरी मदद कर सकता था और वही मुझे उस हैवान से बचा सकता था। जो ही वो मेरी तरफ बढ़ा, अचानक दरवाजा खट की आवाज से खुला तो मैंने फौरन ही आंखें खोली। आदम भी मेरे सर के करीब खड़ा पीछे मुड़कर देख रहा था। दरवाजे के बीचों बीच खड़ी परवीन को देखकर मैं हैरान रह गई। वो पहले से ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी, जबकि उसका हुलिया बिल्कुल बिखरा हुआ था। उसके हाथ में एक तेज नोकदार चाकू था। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई और आदम की जानिब बढ़ी। मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगी। तुम अब इस मासूम को भी उठाकर ले आए हो ताकि इसे तकलीफ पहुंचा सको। जितनी अजियत तुमने मुझे दी उसका एक एक बदला लूंगी मैं तुमसे। मैं तुम्हें नीली को कोई नुकसान न पहुंचाने दूंगी। मैं उसे देखकर उठ खड़ी हुई और आदम चूंकि मेरी जानिब तवज्जो न था, लिहाजा मैंने एक जोरदार लात उसे रसीद की। वो इस हमले के लिए तैयार न था और मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। परवीन ने पूरी कुव्वत से खंजर उसके बाजू में दे मारा था। वो दर्द से तड़प उठा। मैंने फौरन ही परवीन को गले लगा लिया। ये सब क्या है और तुम यहां क्या कर रही हो? ये गुंडे बदमाश मुझे उठाकर ले आए थे। इतने अरसे से इन्होंने मुझे यहां अपनी कैद में रखा है। ये रोज मेरी इज्जत का तमाशा बनाते हैं। मैं इन्हें जिंदा न छोड़ूंगी। वो मुझे अपने हवासों में न लग रही थी। वो बेहद परेशान थी। उसको ऐसी हालत में देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैं उसके गले लगकर रो पड़ी थी। वो भी ज़ारो कतार रो रही थी। हमें यहां से भाग जाना चाहिए, मैंने परवीन को झंझोड़ कर कहा तो उसने नफी में सर हिला दिया। मैं वापस जाने के काबिल नहीं हूं। मुझे कौन कबूल करेगा? तुम जाओ, मैं इसका काम तमाम करती हूं। उसने खंजर दोनों हाथों से पकड़कर फिजा में बुलंद किया। नहीं परवीन, रुक जाओ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इनका बदला इनको खुदा और कानून देगा। तुम अपने हाथ इनके गंदे खून से क्यों नापाक कर रही हो? मैंने परवीन को बाजू से पकड़कर रोका और उसे घसीटती हुई बाहर ले गई, जबकि मैंने दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी। मैं एहतियात से आगे बढ़ रही थी। मुझे उम्मीद थी कि घर में कोई और भी मौजूद होगा। शायद आदम का वो दोस्त जो गाड़ी चलाता हुआ
हमें डेरे तक लाया था, मगर पूरे डेरे की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वहां कोई भी ना था। तुम मेरे साथ चलो, घर चलो परवीन। तुम यहां कब तक इनके जुल्म सितम का निशाना बनती रहोगी? मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी? मेरे माँ बाप को तो यही शक होगा कि मैं घर से भाग गई। वो ठंडी सांस भरती बोली थी। मैं उनको यकीन दिलाऊंगी कि तुम घर से नहीं भागी थी, बल्कि तुम्हें अगवा किया गया था। कौन मेरी बात का यकीन करेगा? कोई भी नहीं मानेगा। गांव का सरदार यह आसानी से साबित कर सकता है कि मैं किसी के साथ घर से भागी थी, और वो अपने बेटे पर एक इल्जाम भी ना आने देगा। क्या तुम्हें अगवा करने वाला आदम ही था? मैंने चौंक कर पूछा, तो उसने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, ये और इसके औबाश दोस्त। और तुम उस लड़के के साथ उस दिन दरख्त के नीचे क्या कर रही थी? मैंने परवीन से पूछा तो वो चौंक गई। तुम किस दिन की बात कर रही हो? मैंने उसे कुछ अर्सा पहले की बात याद दिलाई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जब्बार था जो इनके दोस्तों में ही शामिल है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं वहां उससे मिलने ना आई तो वो मुझे और तुम्हें दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। उसका कहना था कि वो कोई जरूरी बात करना चाहता है और तुम्हारे लिए आदम का पैगाम पहुंचाना चाहता है। मैं सिर्फ उसके डर की वजह से वहां पहुंच गई। मैं नहीं चाहती थी कि वो हमें और खास तौर पर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन इन्होंने मेरे अगवा करने का मंसूबा बना रखा था। उसी दिन तो मुझे अगवा कर लिया गया और मैं वापस पलट कर ना जा सकी। वो रोते रोते जमीन पर बैठ गई। मेरे पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज न थे। वो इस हालत में घर वापस कैसे जा सकती थी? जाहिर सी बात थी, उसके घर वाले ही उसे कबूल न करते। उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। बेहतर यही है कि मैं खुद को खत्म कर लूं और अपनी जान दे दूं। उसने जमीन पर पड़ा चाकू फिर से उठाया तो मैंने उसके हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारा इस सब में कोई कसूर नहीं है। तुम उनके किए की सजा खुद को मत दो। तुम मेरे साथ चलो, मैं गांव में सबको समझाऊंगी, और अगर तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हें कबूल न किया तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में रखूंगी। मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह की कोई तंगी न होने पाएगी। मैं बड़ी मुश्किल से परवीन को समझा बुझाकर वहां से निकाल कर ले आई थी। हम दोनों डेरे से बाहर निकलते ही दौड़ पड़े, क्योंकि हमें शुबा था कि यहां आसपास आदम के औबाश दोस्त मौजूद होंगे। घर के करीब पहुंचने तक हमारी सांसें बुरी तरह से फूल चुकी थी। मैं परवीन को लेकर अपने घर में दाखिल हो गई। अम्मा अब्बा दोनों ही मेरे लिए परेशान बैठे थे। मुझे आते देखकर उनकी जान में जान आई। मैंने अम्मा अब्बा को अपने अगवा होने की दास्तान से लेकर परवीन के अगवा होने की भी सारी दास्तान सुना दी। अब्बा सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें उम्मीद न थी कि सरदार का बेटा इस किस्म की कोई हरकत कर सकता है। अब्बा गुस्से में भर गए। मैं पहले ही एक सरदार का जुल्म बर्दाश्त करके आया हूं, अब मैं किसी और का कोई जुल्म बर्दाश्त न करूंगा। उनकी जुर्रत कैसे हुई हमारी बेटियों को अगवा करने की? हमारी बेटियां कोई गाय भैंस तो नहीं है ना कि जिसका दिल करे चाहे उठाकर ले जाए। मैं उसे जिंदा न छोड़ूंगा। अब्बा गुस्से में चरागपा था। अब्बा, ये जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। आपको मालूम है गांव की पुलिस भी सरदारों के साथ मिली होती है। हमें कोई ऐसा मंसूबा सोचना चाहिए जिससे उनको उनकी किए की सजा मिल सके और हम दोबारा से जुल्म का निशाना न बने। अब्बा ने इस बात में सर हिला दिया। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हम अभी सारा किस्सा पुलिस को सुनाकर अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। अब्बा मुझे और परवीन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। हमने पुलिस को सारी बात बताई। मैंने पुलिस को साफ साफ कह दिया कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी या सरदार के लड़कों का साथ दिया तो हम ये बात आगे तक ले जाएंगे। इस गांव की बात सिर्फ गांव में न रह पाएगी। मैं शहर जाऊंगी और शहर में मौजूद बड़े अफसरान को इस मामले में शामिल करूंगी। पुलिस अफसरान मेरी बात सुनकर हैरान थे। वो एक लड़की से इस किस्म की जरूरत की उम्मीद न कर रहे थे। आप फिक्र न करें, हम मामले की तहकीकात करेंगे और इंसाफ की बुनियाद पर ही मामले को हल करेंगे। बहुत से लोग सरदार के दुश्मन भी हैं और वो उन पर तरह तरह के इल्जाम भी लगा देते हैं। हम इस मामले की तह तक जाएंगे और जो भी कसूरवार हुआ उसको सजा जरूर मिलेगी। पुलिस ने हमें अच्छी खासी तसल्ली करवाई थी। जाहिर है आदम कसूरवार था, उसको सजा मिलनी ही चाहिए थी। परवीन की मां उससे लिपटी रो रही थी। मुझे नहीं मालूम था मेरी बच्ची ने इतनी अजियत सही होगी। मैं क्यों अपनी बच्ची को ना अपनाऊंगी? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे कबूल न करूंगी? आखिर तेरा इस सब में क्या कसूर? वो अपनी बेटी के कभी हाथ चूमती और कभी मुंह चूमती। परवीन ज़ारो कतार रो रही थी। इस मंजर को देखकर अम्मा अब्बा और मेरी आंखों में भी आंसू भर गए। परवीन बेकसूर ही मारी गई थी। इस सब में उसका कोई कसूर न था। यह बहुत अच्छा हुआ था कि उसके माँ बाप ने उसको कबूल कर लिया था।
वरना वो कहीं की भी न रह जाती। सरदार रफीक तुमसे मिलने आया है, मोहल्ले के एक लड़के ने आकर अब्बा को पैगाम दिया तो मैं चौंक गई। कुछ ही देर में सरदार अपने आदमियों के साथ घर में घुस आया। अब्बा ने उसे चारपाई पर बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गया। उसके साथ उसका बेटा आदम भी मौजूद था, जो हाथ पर पट्टी बांधे अपने बाप के हमरा खड़ा था। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सब वाकया हुआ, इसमें ये लड़का मुलव्विस है। अब्बा ने सरदार को मेरे और परवीन के बारे में बताया तो उसने हम दोनों से सवाल करते हुए आदम की तरफ इशारा किया। जी हाँ, मुझे अगवा करने वाला यही लड़का है, जो पहले कई अरसे से मेरे पीछे पड़ा रहा, मगर मैंने इसकी किसी बात का जवाब मस्बत अंदाज में न दिया तो ये मुझे अगवा करके ले गया। ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, मगर परवीन वहां मौजूद थी और उसने मुझे बचा लिया। परवीन ने भी अपनी तमाम कहानी कह सुनाई कि कैसे आदम के दोस्तों ने मिलकर उसका अगवा किया था और उसे इस हाल तक पहुंचाया था। मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो। सरदार की बात सुनकर हम दोनों ही चौंक पड़े। मैं कभी सोच भी न सकता था कि मेरा बेटा इस हद तक गिर जाएगा। मैं अपने बेटे के वजूद पर शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी तरफ से इसकी अच्छी तरबियत करने की कोशिश की और कभी भी इसको हराम का एक निवाला भी न खिलाया था, मगर न जाने क्यों ये इस हद तक बिगड़ गया कि किसी की इज्जत पर हाथ डाल दिया। मैं तुम दोनों से ही माफी का तलबगार हूं। उसने अपनी जगह से उठकर परवीन के सर पर हाथ रख दिया और फिर मेरे सर पर हाथ फेरा। ये मत समझना कि ये मेरा बेटा है तो मैं इसको माफ कर दूंगा। इसकी जो सजा बनती होगी ये उसी सजा का हकदार होगा और मैं इसकी सजा में किसी किस्म की कोई रियायत न होने दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं जो ताकत और पैसे के बलबूते पर अपनी औलाद के जुर्म पर पर्दा डालते हैं। मैं इसको कैफर किरदार तक पहुंचा कर रहूंगा। जो तकलीफ मेरी बेटियों ने उठाई है, मैं उसका अजाला तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं हत्तल मकदूर कोशिश करूंगा कि दोबारा इस गांव में कभी कोई भी लड़की तकलीफ ना उठाए और कोई भी लड़का इस नहज पर ना पहुंचे। इस सब में मेरी भी गलती है कि मैं इतने अरसे तक अपनी औलाद से बेखबर रहा और इसको मन मर्जियां करता देखता रहा। अब पानी सर से गुजर चुका है, मगर मैं हालात को ठीक करने की अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा। गांव के सरदार की बातें सुनकर जहां अब्बा हैरान थे, वहीं मैं भी हैरान थी। मैंने सोचा भी ना था कि सरदार अपने बेटी की तरफदारी करने के बजाय हमारा साथ देगा। अगर वो भी अपने बेटी की तरफदारी करता और अब्बा को यह हमें नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता तो हम कुछ भी ना कर सकते थे। हम गरीब, लाचार और बेबस थे, मगर गांव के सरदार के साथ देने में अल्लाह की मर्जी शामिल थी। अल्लाह ने इस बार इस मौके पर हमें अकेला न छोड़ा था। अल्लाह ने मेरी इज्जत महफूज रखी थी। गांव के सरदार ने जो कहा वो कर कर भी दिखाया था। परवीन की जिंदगी बर्बाद करने में जो लड़के भी मुलविस थे वो सभी पकड़े गए थे। परवीन के सभी मुजरिम कैफर किरदार तक पहुंच गए। परवीन की तबीयत भी अब काफी बेहतर थी। वो जिंदगी की तरफ वापस लौट रही थी। उस पर जो कयामत गुजरी थी वो उसे भुलाने की हर मुमकिन कोशिश करती। मैं कदम कदम पर उसकी ढारस बनी रही थी। गांव का माहौल यकसर बदल गया था। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने गांव के हालात बदलने में मेरी मदद की थी। अब लड़कियां आसानी से गांव में इधर उधर घूम सकती थी और मदारिस भी अकेले चली जाया करती थी। किसी को कोई मसला ना हुआ करता। गांव में उबाश लड़कों का तो जैसे खात्मा ही हो गया था। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने मेरा इस कदर साथ दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।